बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाकराती अमल क्यों डेडलॉक का शिकार हुआ। क्या बानी तहरीक इंसाफ मायूस और बातचीत के अमल से नाउमीद हो चुके हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हुकूमत के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत क्यों जल्दबाजी का शिकार है। फ़ैका तरमीमी बिल 2025 से हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रंप की अमेरिका में आमद से भारत के लिए क्या नए चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर डेडलॉक का शिकार हो चुकी है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकराती अमल तात्तुल का शिकार है। पार्लिमान एक हंगामी सूरत हाल की मंजरकशी पेश कर रहा है। अपोजिशन एक बार फिर टकराव की तरफ बढ़ना चाह रही है और पार्टी कायदीन के रवैये से मालूम होता है कि हुकूमत के लिए आगे मुश्किलात और भी हैं। जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते के हुकूमती इक़दामात का जायज़ा लिया जाए तो लगता है कि जैसे हुकूमत किसी बेचैनी और जल्दबाजी का शिकार है। पार्लियामान से एक बार फिर हंगामी बुनियादों पर कानून की मंजूरी ने हुकूमत के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। कौमी असम्बली से फ़ैका तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी हुकूमती रवैये की अक्कास है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकराती अमल की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बानी तहरीक इंसाफ ने कमीशन का ऐलान ना करने पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का कह दिया है। PTI की तरफ से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी और हुकूमत की तरफ से ताउन ना करने पर मुज़ाकरात ख़त्म किए गए हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती अमल को रोकने के हवाले से रद्द अमल देते हुए कहा है कि कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम अच्छा होने दें। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई कि वो 5 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मजीद कहना था कि मुझे नहीं समझ आता कि इन 7 दिनों में ऐसी क्या चीज़ हुई है। हमारे ख्याल में 7 कारोबारी रोज़ 28 जनवरी को पूरे होते हैं। ताहम वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं। हम स्पीकर कौमी असम्बली को 28 जनवरी को इजलास बुलाने का कह चुके हैं। तयशुदा तारीख से कबल मुज़ाकराती अमल से इनकार ने एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर दी है। तहरीक इंसाफ के कायदीन के लिए वजाहत एक मुश्किल अमर बन चुका है और अब कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर चुके हैं, जबकि बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तहरीक इंसाफ इजलास में शिरकत नहीं करेगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के अमल से क्यों पीछे हटना पड़ा। क्या बानी रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से सुनवाई न मिलने के बाद मायूसी में मुज़ाकराती अमल से पीछे हटे हैं, और क्या हम एक बार फिर महाजराई की सियासत देखेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई। बहुत शुक्रिया यूसुफजई साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि अभी तो हुकूमत ने तहरीरी जवाब नहीं दिया, अभी तो आपके मुज़ाकरात के 7 कारोबारी दिन पूरे नहीं हुए, तो यकायक आखिर हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हमारे जो 2 मुतलबात थे ना, ये तो बड़े आम से थे और शुरू दिन से थे कि जी रिहाई और उससे बेगुनाह सियासी वर्करों की, दूसरा कमीशन। अब ये 2 ऐसी चीजें थी जो ये तारीरी मांग दे रहे, हमने तारीरी भी दे दी है। लेकिन आपने देखा कि जिस दिन हमने तारीरी दिए तीसरी मीटिंग के अंदर, उसी शाम को राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। उन्होंने कहा जी ये तो ये मुतालबात जो ये नहीं माने जाते। तो और तो हमारी मुतालबात हमने दिए नहीं उनको, हम किस चीज का इंतजार करें। और उसके बाद आप देखें कि जिस अंदाज से उनके जो वज़रा उनके जो ताने देते रहे, जो तंज करते रहे, तो उसका क्या मकसद है। यानी हुकूमत को तो कोशिश करनी चाहिए थी कि किसी तरीके से अपोजिशन के साथ जो है वसूला हो जाए। लेकिन जो अंदाज हुकूमत ने अपनाया, शायद उनका ये ख्याल था कि 26 नवंबर को PTI कमजोर पड़ गई है और वो मुज़ाकरात जो कर रही है वो कमजोरी की बुनियाद पे कर रही है। तो हम इनको साबित करेंगे कि हम किसी कमजोरी का शिकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर इमरान खान कॉल देंगे तो ये सारे लोग निकलेंगे। ठीक है, लेकिन शौकत साहब, इसमें बात यह ना कि आप लोगों की तरफ से तहरीरी मुतालबात पेश किए गए, जैसे कि हुकूमत ने कहा, बिल्कुल ठीक है।
तो अब 28 को तो स्पीकर ने इजलास भी मुज़ाकराती कमेटी का बुला लिया है। आज 24 है, कल 2 छुट्टियां हैं, 25, 26, 2 मजीद बिजनेस डेज रह गए हैं। तो अगर 28 तक इंतज़ार कर लेते और इसी तरीके से अगर तहरीरी जवाब हुकूमत का आ जाता, जिसमें ये जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का तो अभी साफ उनके पास जवाब ये है कि हमने तो अभी जी देखें सही से जवाब ही नहीं दिया, हम तो तहरीरी तौर पे जवाब देंगे, तो हमने तो अभी कहीं पे देखिए कुछ कहा ही नहीं। अगर ये जो है ना हुकूमत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहती है हमें, लेकिन देखें हम भी सियासत कर रहे हैं, हमें समझ आती है। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जब आप कमेटी के चेयरमैन हैं इरफान साहब हम्म। और राना सनाउल्लाह साहब, आप जब कमेटी में शामिल हैं और आप कह रहे हैं कि ये मुतालबात नहीं हो सकते, तो फिर हमने आपके साथ क्या गुड़ की चाय पीनी है हम्म। या कोई तीखे खाने हैं? हमने आपके साथ क्या करना है मीटिंग में करके? आपने अगर आज भी आप समझते हैं कि जी आप मुखलिस हैं, आप लिख के दे दें कि जी हम तैयार हैं जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, बात खत्म। हम्म। दोबारा आ जाएँगे, आपके साथ बैठ जाएँगे। लेकिन ये जो वक़्त गेन करने की कोशिश कर रहे हैं आप कि जी अपोज़िशन को हम अपने उसके पीछे लगा देंगे और मुज़ाकरात खेलते रहें, ये गुड्डा-गुडी के खेल तो नहीं है। बट देखिए वो ये आपके आपके पाकिस्तान के आपके मुस्तकबिल की बात करनी है। बिल्कुल ठीक है, आपके दलाइल में ज़्यादा वज़न होता अगर आप ये कह सकते आके कि जी देखें 7 दिन का वक्त था, 7 दिन पूरे हो गए, ये जवाब हुकूमत ने हमें तहरीरी तौर पे दे दिया, आपके वेटेज ज़्यादा आती आर्गुमेंट के अंदर। नहीं, देखिए आर्गुमेंट अवाम समझ रही है, देख भी रही है। आप देखें कि कुछ वज़रा इन्होंने छोड़े हुए हैं कि जी रात-दिन आप इस मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए ऐलानात करते फिरें। आपने देखा ख्वाजा आसिफ और जो तारड़ साहब हैं, ये तो देखें ना, तारड़ साहब तो स्पोक्स पर्सन है पार्टी के गवर्नमेंट के। जब वो ये कहते हैं कि जी ये शरपसंद है, ये इंतशारी हैं, ये दहशतगर्द हैं, तो इसके बाद क्या रह जाता है? मतलब और आगे से जो कमेटी में शामिल होगा वो कहते हैं जी ये मुतालबात नहीं हो सकते। हुँ। बाकी तो हमारे मुतालबात हम आपको नहीं पेश करना चाहते। हुँ। ये 2 मुतालबात हैं, अगर इसमें पेशरफ होती है तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं तो हमारे दरवाज़े ख़त्म, भई हम नहीं आपके साथ बैठना चाहते। हम आपको हुकूमत ही नहीं समझते हैं, ना 47 आप नाकाम हुकूमत है, आप नालायक ठीक हुकूमत है। है, जाली हुकूमत है। लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया था। वो फ़ैसला जो है मुझे लगता है कि वो शायद हज़म नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को। अच्छा ये बताइए इसमें इस बात का कितना अमल दखल है जो कि डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट ज़राए से भी खबरें आ रही हैं कि कोशिश की गई गंडापुर साहब की तरफ से भी, बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी, कि एक बैकडोर मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुल सकें, एक वो चैनल अगर खुल जाता तो फिर इसकी मुज़ाकरात की या हुकूमत के साथ किसी किस्म की निगोसिएशंस की ज़रूरत ना रहती। वहाँ से क्योंकि सुनवाई ना मिली, वहाँ से जवाब नहीं आया, कोई उम्मीद ख़त्म हो गई, इसलिए खान साहब ने ऐलान कर दिया कि अब मुज़ाकरात ये भी बंद कर दें। देखिए, अब ये जो गलतफ़हमी फैलाने की कोशिश हो रही है ना मुख्तलिफ़ ज़राए से, हुँ। बिल्कुल गलत है। ना मुज़ाकरात दूसरे चैनल से हो रहे थे, ना हुए हैं। वो जो एक मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है, वो बार-बार जी। देखो उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे यहाँ। वो अमन-ओ-अमान प्योरली सिक्योरिटी पे अमन-ओ-अमान थी। और सिक्योरिटी का जैसे मीटिंग थी पेशावर में, हुँ। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी शामिल हुए और वो तो अपने आप को छुपा भी रहे थे कि चलो ताकि इस पे कोई असर ना पड़े बट असल में तो ये बात मीटिंग बैरिस्टर पे। गौहर की तरफ से ही आई थी, बाद में जब उन्होंने कह दिया था हाँ जी बिल्कुल मुलाकात हुई है और पेशरफ्त हुई नहीं, है, वो तो उसके उनकी बाद तरफ से नहीं आई थी। वो जब खान साहब ने जब जेल के अंदर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कह दिया, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हाँ जी, मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन वो हुँ। सिक्योरिटी के हवाले से थी। अब इतना जो गवर्नमेंट ने ये सुनकर उनका जो डिफ्यूज़ हुआ है, तो अच्छा। अभी इसका हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद जो उनका रवैया देखें ब कि जी अगर उनसे मुज़ाकरात करनी है तो फिर हमसे क्यों कर रहे हैं? ये ठीक। किसने मुज़ाकरात किए हैं? कब हुए हैं? हमने उसकी तस्दीक की है या वो दूसरी तरफ से तस्दीक हुई है? हुँ। हम तो एक ही मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी तो हो ही नहीं रही है। अच्छा ठीक है। हम तो सिर्फ़ एक ही कमेटी में बैठे थे और फ्रंट पे बैठ के बात कर रहे थे। ओके, शौकत लेकिन साहब जो अब ये बताइए, ठीक है जैसे आपने जी। कहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना मुज़ाकरात हो रहे थे, ना भी ऐसी कोई इम्कानात हैं, वो दरवाज़ा बंद हो गया। हुकूमत के साथ एक मुज़ाकरात की सूरत में दरवाज़ा खुला था, वो बंद हो गया कि क्योंकि कमीशन नहीं बना, खान साहब की रिहाई नहीं हुई, आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए। तो अब नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे क्या करेगी? देखिए सादिया, पहली बात तो ये है ना कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते और जिस तरह आपने कहा कि नाकाम होते या नहीं मान रहे हो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? वैसे तो लोग हमारे अभी भी जेल में हैं हुँ। और जो उन्होंने तशद्दुद करना था वो कर लिया, जो इन्होंने ज़ुल्म ज़्यादती करनी थी वो कर ली और इसके बाद ये और क्या करेंगे? और लोगों को जेलों में डालेंगे, डाल दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन
जो असर पड़ेगा वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, डेफ़िनेटली पड़ेगा। ये आपको पता है कि जब खान साहब ऐलान करते हैं, तो ये तो 2 दिन पहले पाकिस्तान को बंद कर देते हैं। ये फिर उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा भी लेके चल रहे हैं, कहाँ से चलेगा भाई? आपके पास तो पैसे नहीं है। आपने 27,000 अरब का 2 सालों में कर्ज़ा लिया। अभी हुकूमत तो आप कह कह रही रहे है हैं कि रिकॉर्ड उड़ान रेमिटेंसेज आए हैं बेहतर हो हमारे गई है, पास इस दफ़ा पिछले मईशत साल से बेहतर भी हो गई ज़्यादा। है। भई मईशत बेहतर हो गई है, दावे हो रहे हैं और उधर से वो कह रहे हैं कि जी हम 1 अरब डॉलर का और कर्ज़ा ले रहे हैं मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से। तो अब ये आपने मुल्क को कर्ज़ों से चलाना है, तो अगर कर्ज़ों से ही चलाना है क्योंकि आवाम को तो आपने रिलीफ़ नहीं देनी है। आपने ही करप्शन करनी है आपने, खुद ही खाना है बैठ के। आप मुझे बताएँ ना 27,000 अरब इस मुल्क पे लगा? कहाँ लगा है? अगर लगा होता तो ये जो सिर्फ़ एक उसके जो टैक्स में इज़ाफ़ा हुआ है, टूल टैक्स में हुँ, जो मोटरवे के ऊपर आप ये देखें ना कोई गरीब आदमी दे सकता है ये? हुँ। ये कैसे सहूलतें हैं जो इस मुल्क से आवाम से छीनी जा रही हैं? हुँ। बट ये तो जो आप इस पे चीज़ तो कह रहे हैं आवाज़ कि अगर उठानी है। अब देखें खान साहब की रिहाई नहीं हुई, आपके कैदियों की रिहाई नहीं हुई, जुडिशल कमीशन नहीं बना, तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जैसे आपने कहा कि जी हम अब मज़ीद क्या कर सकते हैं, जो कुछ इन्होंने करना था वो तो कर चुके हैं हमारे साथ। तो ये सारी सिचुएशन अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके बाद खामोश होके बैठ जाती है, तो गवर्नमेंट को तो सूट करती है, वो तो कहते हैं, वो तो बल्कि उनका आर्गुमेंट ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साइड पे होके खामोश होके बैठ जाए तो हम अपना जो काम है मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए वो जारी रखेंगे और हम हालात बेहतर कर सकते हैं। जब भी हम बेहतर करते हैं, ये लोग डिरेल करते हैं। उनको तो ये देखिए सूट करता है। जितना आप इनको टाइम देंगी इतना ही मुल्क को नुकसान होगा। हुँ, मुल्क कर्ज़ों में डूबेगा। इस वक़्त आप 3.5 लाख रुपए आप भी मक़रूज़ हैं, मैं भी मक़रूज़ हूँ। हुँ, हमारा क्या कसूर है? जिसने खाया उससे उससे लिया जाए ना। हुँ। लेकिन हम हैं मक़रूज़ हैं और मज़ीद 1 अरब डॉलर का और कर्ज़ा आ गया तो क्या होगा? इस मुल्क के का क्या मतलब ये इससे सिर्फ़ कर्ज़ों से ही चलाना है आपने। आप बिजली नहीं दे सकते, आप चीज़ों को सस्ती नहीं कर सकते, आप आवाम को 1 रुपए का रिलीफ़ नहीं दे सकते। अच्छा, आप अब कहते हैं जी अब हम अब मुल्क इसी चला का रहे एक काउंटर आर्गुमेंट मुझे मुझे एक सवाल, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिए। खान साहब बाहर आ जाते हैं, आपके तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैदी बाहर आ जाते हैं, जुडिशल कमीशन मैं कहती हूँ 26 नवंबर पे भी बन जाता है, 9 में भी बन जाता है, तो उससे ये जो आप बता रहे हैं मईशत के मसाइल, ये ख़त्म हो जाएँगे, दूर हो जाएँगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है मईशत में? इन्वेस्टमेंट होती है बाहर की और बाहर की इन्वेस्टमेंट तब आती है जब अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। लोग खौफ़ज़दा होकर नहीं आते हैं, लोग खुश होकर आते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ है, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो भी पैसा निकाल के जा रहा है। हुकूमत तो कह रही है जिन लोगों रिकॉर्ड ने यहाँ रेमिटेंसेस आ रही हैं। नहीं, रेमिटेंसेस अलग चीज़ है ना। अब हाँ, जो रेमिटेंसेस की बात हो रही है, वो तो दिसंबर तक हो रही है ना, वो जी। उसके बाद आप देखेंगे ना। उसके बाद क्या सूरत-ए-हाल बनती है, ये तो अब जाके पता चलेगा ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनको देखें सिर्फ़ खाली-खुले नारों से तो नहीं होगा। आपके रेमिटेंसेस अच्छे हो गए हैं, आपकी मईशत बेहतर हो गई है और हुँ। आप फिर भी कर्ज़ा ले रहे हैं। तो फिर कर्ज़ा लेने का क्या तुक बनता है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि मेरे ख़्याल से अब ये झूठ बोलने का इनकी जो आदत है अब ये ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क को कौम को बताए, इन्होंने जो क्राइम किया है, इन्होंने जो जुर्म किया है इस मुल्क के साथ, जो पैसा बाहर भेजा है उसकी बात करें ना, इन्होंने तो सारे पैसे अपने माफ़ करा दिए। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो इस वक़्त नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को साफ़ कर लिया, तो इसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए ना। आखिर क्या म म म यानी लोग मखरूज़ हो अच्छा, गए हैं, वैसे आप शौकत और साहब हम सब मखरूज़। हर दौर में ही हर हुकूमत जो है ना वो ऐसी स्कीमें लेकर आती है जिससे वो एक ख़ास तबके को अशराफिया जिसको हम कहते हैं उन्हीं को फ़ायदा होता है। सारा उसका जो मलबा है ना वो पाकिस्तान के गरीब आदमी पर ही पड़ता है। मुझे याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो ऐसी ही एक एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस कराई थी। इन्होंने भी कराई, फिर उसके बाद आप लोगों ने भी वही चीज़ आगे बढ़ाई। नहीं, नहीं देखिए एमनेस्टी स्कीम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एमनेस्टी ये स्कीम सिर्फ़ की एक बात नहीं मिसाल है। दी है कि हर ये हुकूमत ऐसे ये फ़ैसले देखें करती है। देखिए पॉलिसी ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जी। आप ये देखें कि उस वक़्त जो इमरान खान ने यानी कोरोना के बावजूद अगर 6.2 पे ग्रोथ रेट हो नहीं थी। आज ना कोरोना है, ना कोई उस तरह के मसाइल हैं, फिर भी दो 2.2 से ऊपर नहीं जा रही आपकी मईशत। तो कोई नालायकी तो है ना, कहीं से तो चल खामी है, ठीक जो है। वो हो रही है, जिससे मुल्क की तबाही हो रही है। ठीक है, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान का नुकसान कर रही हैं अगर मुज़ाकरात बंद हो गए हैं और हमारे मुतालबात नहीं माने गए हैं। लेकिन ये फ़िलहाल है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के तात्तुल का शिकार हैं। बाकायदा ऐलान हो चुका है कि हम नहीं आगे बढ़ाएँगे। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल।
पाकिस्तान के सियासी हालात किसी भी तरह बेहतरी की मंजरकशी पेश नहीं करते। हुकूमत के लिए अपोजिशन इत्तेहाद एक कड़वी गोली बन चुका है। सोने पर सुहागा हुकूमती इकदाम भी सियासी सूरत हाल को बेहतरी की सिमत देने में नाकाम है। मुतनाज़ कानून इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी के बाद अपोजिशन और सहाफ़ती इदारे भी हुकूमत की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की पेशबंदी पर सवाल उठाने पर मजबूर हैं। आज पार्लिमान के मुश्तरका इजलास की कार्रवाई की बात की जाए तो अपोजिशन अरकान नशस्तों पर खड़े एहतजाज और नारे मारते नजर आए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान ने नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज शुरू कर दिया। पैका एक्ट नामंजूर और सहाफ़ियों पर जुल्म के नारे लगाना शुरू कर दिए और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सहाफ़ियों ने पैका एक्ट के खिलाफ बतौर एहतजाज स्याह पट्टियां बांधकर कवरेज की। पैका एक्ट जैसे कवानीन की मिनटों में मंजूरी का हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं और मौजूदा कानून साजी तहरीक इंसाफ के बयानिए की तशहीर में भी मददगार साबित हो रही है और एक बार फिर अपोजिशन सहाफ़ी तंजीमों की हिमायत में आती हुई दिखाई दे रही है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी जो बहुत पार्लियामान के अंदर वावेला है वो पैका एक्ट का है कि हुकूमत जो है क्यों सहाफ़ी बरादरी पर इतनी ज़्यादा कदगन लगा रही है, सहाफ़त पर कदगन लगा रही है। अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगी कि ये अच्छा एक्ट है या बुरा एक्ट है। सवाल सिर्फ इतना है कि इतनी उजलत में क्यों मंजूर कराया गया कौमी असम्बली से। आज सेनेट में भी बहुत ज़्यादा इस पर शोर शराबा हुआ और इस वक्त अपोजिशन को ख़ास तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका मिल गया है इसको इस्तेमाल करने का हुकूमत के ख़िलाफ़। नहीं, देखें, ये एक्ट पहले भी बनाने की कोशिश की गई इमरान खान के दौर में और मैं उस वक्त जो चेयरमैन था कमेटी का, असेंबली की जो इंफॉर्मेशन कमेटी होती है उसका, और उस वक्त के जो वज़ीर थे इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब, उसके बाद फरदौस आशक अवान बनी, उनको मैं इन सब को मैंने बुलाया और सहाफ़ती तंजीमों को भी बुलवाया और मैंने कहा कि आप इतनी उजलत में अगर बनाएंगे बकौल आपके कि ये इससे कोई पाबंदी या इससे इनको कोई पाबंदी लगाने का हम नहीं सोच रहे सहाफ़ी बरादरी पे, तो फिर आप इनको एतमाद में क्यों नहीं लेके ये बिल पेश करते। और आज भी मेरा मौक़िफ़ है कि आप इनको एतमाद में लेके फिर अगर कोई फ़ैसला करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपोजिशन में आपको हर एक की आज़ादी याद आती है और जब वही अपोजिशन हुकूमत बन जाती है तो उसको दूसरों की आज़ादी बकौल दूसरे लोगों के सलब करने का ख्याल आ जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा कदम है, उनको एतमाद में लेके किया जाना चाहिए था। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। असल मसला ही है, जिस तरह आज मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को सुन रही थी उसमें कहा, उन्होंने ये बात की है कि वर्किंग जर्नलिस्ट इससे इफेक्ट नहीं होगा, ये बेसिकली डिजिटल मीडिया के लिए है और सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि किस कदर मादर पिदर आज़ादी है, किसी के बारे में भी जो जिसका मुंह में आता है वो बोल देता है। लेकिन मसला वही है कि एतमाद में नहीं लिया गया किसी भी सहाफ़ी तंजीम को, सो इसलिए ये एक मिसट्रस्ट जो है वो पैदा होता है। ये बताइएगा कि हुकूमत के जो मुज़ाकरात चल रहे थे अपोजिशन के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, अब वाकई आपको लगता है कि ये हुकूमत के लिए जो आखिरी ख़तरा था भी कहीं ना कहीं तो वो भी टल गया है खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात से पीछे हटने की सूरत में, या अब आपको लगता है कि मज़ीद ये पहले वाली मुश्किलात दोबारा बढ़ाएंगे, सड़कों पर आएंगे, फिर वही महाजराई होगी? नहीं सादिया, बदकिस्मती ये है कि दोनों कमेटियां जो थी वो बेसिक चीज़ों को तय किए बगैर गैर संजीदा थी और धोखाधड़ी थी, इस वजह से कि एक को लालच था कि इस दबाव में हम अपना बंदा छुड़वा लेंगे और दूसरों का ख्याल था कि इस दबाव में कमेटी बनाना पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि वो दबाव जो था वो ख़त्म नहीं हुआ, वो दबाव बदस्तूर मौजूद है जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे। और अगर कोई ये समझता है कि वो दबाव
20 जनवरी को जो एक सुपर पावर की रजीम चेंज हुई उसकी वजह से था, कतन नहीं। बात ये थी कि जो आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही हैं और बढ़ाती चली जा रही हैं और अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई गिरफ़्तार हो या किसी को रिहा किया जाए, बल्कि वो दबाव में रख के किसी को निशाना बना के तो वो अपने मफादात पूरे करती हैं। आपको याद होगा कि जब एटम की बुनियाद रखने पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया गया था, वो कोई खाली वो केस नहीं था जिसकी वजह से वो अदालतों से फ़ैसले लिए गए थे उस वक्त, बल्कि आलमी क़ुव्वतों का भी दबाव था और यहाँ से फिर जिनकी ज़रूरत थी उन्होंने अपना कंधा पेश किया। इसी तरह नवाज शरीफ ने जब एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, तो उस वक्त भी यहाँ के जो रजीम थी उनकी ख्वाहिश ज़रूर थी इक़्तिदार हासिल करने की, मगर वो अकेले ये फ़ैसला नहीं कर सकते थे जब तक आलमी क़ुव्वतों की उनको हमायत हासिल ना होती। और हमायत यही थी कि नवाज शरीफ को जिस तरह थ्रेड था, मिन्नत भी थी, थ्रेड भी था, लालच भी था, न्यूक्लियर पावर बनने से पहले, धमाके करने से पहले, और बाद में पाबंदियां भी लगी, मगर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मफाद में वो फ़ैसला किया और लेकिन अंजाम भुगता हाईजैकर बन के। और वो क्या हाईजैकर बन के जो सज़ा दी गई थी वो सिर्फ मकामी लोगों का जिन्होंने इक़्तिदार संभाला था उनकी जानिब से था, नहीं, उनको सपोर्ट हासिल थी उन्हीं क़ुव्वतों की जिन क़ुव्वतों का आज मैं जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि समझना चाह रही हूँ कि अगर प्रेशर था और ये मुज़ाकराती कमेटी बनी और मुज़ाकरात की टेबल पे सब लोग आए, ओके चलें, तहत ही आए, तो अब आखिर क्या वजह है कि 28 को, जैसे आपकी जमात, आपकी हुकूमत कहती है कि जी 28 को 7 कारोबारी दिन ख़त्म होंगे, मंगल तक का इंतज़ार कर लें। 28 को स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास भी बुला लिया, बट उससे पहले ही कल ही खान साहब ने कह दिया कि नहीं, मुज़ाकरात होंगे ही नहीं। तो फिर ये किस दबाव के तहत हुआ? देखें, उनकी ख्वाहिश या वो समझते थे कि इस दबाव में 20 जनवरी से पहले मौसूफ की रिहाई हो जाएगी। ठीक है। उनको कोई आइन कानून का फ़िक्र नहीं है, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि 9-10 मई के जो उनके लोग पकड़े गए, और बड़ा ही अच्छा है कि इतराफ़ भी करते हैं और इनकार भी करते हैं। आप देखें कि इमरान खान ने 12 मई को जिन्होंने कहा था गुड टू सी यू, जस्टिस बंदियाल साहब ने जो बात की थी, उनकी कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा था कि जो मुझे गिरफ़्तार करेंगे तो लोग हमला भी तो फिर उसी जगह करेंगे ना। इतराफ़ कर लिया इस बात का। अब आ जाएँ कि उसके बाद इनको ज़रूरत पड़ी कि अब इनकार करना है, फिर इनकार करते रहे, जुडिशल कमीशन का जिक्र करते रहे, मगर अली अमीन गंडापुर जो आज CM है उस जमात के, उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे ही बंदे थे, और बहकावे में आके, भाई बहकावे में अगर आ गए थे वो, तो किसके बहकावे में आए थे? क्या फ़ौज ने उनको कहा था कि आप हम पे हमलावर हो जाएं? और कभी ये उज़र पेश करते हैं कि जनाब रास्ते में उनको रोका क्यों नहीं गया? अगर इमरान खान ने जो मनसूबाबंदी बनाई हुई थी या जो सहूलतकारी जहाँ जहाँ से मैसर थी उनको, वो जनरल फैज़ हमीद साहब हों या बंदियाल साहब हों, ये सारे लोग इस चक्कर में थे कि रोका जाएगा वहाँ और कोई रोकते हुए कोई लाशें गिरेंगी तो वो हंगामा इनको करने का मौका फराहम करेंगे। तो वो उन्होंने मौका फराहम ना किया बल्कि अपना नुकसान करवा लिया। तो आज उस चीज़ को भी उल्ट पेश कर रहे हैं कि उन्होंने रोका क्यों, भाई आप गए क्यों? ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इनको लगता था कि 20 जनवरी से पहले ही शायद रिहाई मुमकिन हो जाएगी या प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की वजह से, उम्मीदें तो काफ़ी वहाँ पे उन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन इसका कितना बड़ा आपको लगता है कि अमल दखल इस एक चीज़ का भी है कि बहुत ये मुलाकात के अंदर बैरिस्टर गौहर की तरफ से इनफैक्ट कह दिया गया था जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, हालांकि सिक्योरिटी का इजलास था, कि जी पेशरफ्त हुई है, ये उनकी तरफ से कहा गया, फिर फौज ने उसकी तरदीद कर दी। आपको लगता है कि ये भी कोशिश थी कि बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो सके
और हमारे वहाँ पे अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो वहाँ बात बन जाएगी, वहाँ से इनकार हो गया है, तभी इन्होंने कहा कि अब इन मुज़ाकरात का भी फ़ायदा कोई नहीं है। सादिया, बात यह है कि आज के दिन तक ना ये आइन कानून की जंग लड़ रहे हैं। आज के दिन तक ना कोई गवर्नेंस के लिए इन्होंने 3.5 साल काम किया। आज के दिन तक 12 साल होने को है खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है। वहाँ कोई गवर्नेंस के हवाले से, महंगाई के हवाले से, रोज़गार के हवाले से कोई काम किया? कोई एक काम किसी ने किया है 12 साल सूबे में या 3.5 साल मरकज़ में? तो कोई बता दे, नहीं किया। मगर उन चीज़ों पर कोई बात करता नहीं है, ना कोई सुनता है। बस एक ही बात होती है कि जनाब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, जनाब चढ़ाई कर रहे हैं, जनाब हम तो एक गोली के जवाब में 10 गोली चलाएंगे, एक लाश गिरेगी तो हम कई लाशें गिरा देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में पिछले 12 साल से कोई आपको और चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। बदकिस्मती आप देखें इस पाकिस्तान की कि इसी पाकिस्तान की सियासी जमात जो है वो एक लॉबिंग फर्म हायर करके रियासत के ख़िलाफ़ उकसा रही है आलमी कुव्वतों को, और कहा जा रहा है कि वो मुदाखलत करें पाकिस्तान के अंदर। जो कल कहता था कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की गई है, क्या हम गुलाम हैं? अब मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी कौम गुलाम है? मुझे ये तो बताइए, पूछने वाला बिल्कुल तो है, ठीक है, होना चाहिए ठीक ना। है, लेकिन देखें अब उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि जनाब हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, जुडिशल कमीशन नहीं बना तो हम इनकारी हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अब इस वक्त जो हुकूमत है, जो कि ये क्लेम भी करती है कि हमने महंगाई कम कर दी है, जो कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के पॉजिटिव होने की भी खबरें देते हैं, क्या उनके लिए कोई अब मुश्किल नहीं रही, कोई रुकावट नहीं रही? हुकूमत आराम से अपने 5 साल पूरे कर लेगी। अब वो जो अपोजिशन की तरफ से ख़तरा होता था सड़कों पे आ जाने का, वो भी आखिरी अटेम्प्ट 26 नवंबर के बाद ख़त्म हो गया। नहीं सादिया, बात ही है कि ये तो सादा अक्सरियत भी रखने वाली हुकूमत नहीं है। इस जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये 5 साल पूरे करेगी? मैं 2/3 अक्सरियत जमात की होते हुए 5 साल पूरे नहीं कर पाती और मुश्किलात खड़ी होती हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि हर मुश्किल ख़त्म हो गई? मैं कैसे ये कह दूँ कि हर तरफ रावी चैन लिख रहा है? कतन ऐसा नहीं होता। मगर ये ज़रूर है कि एक अच्छी कोशिश है जो हुकूमत वक्त ने की है। हालांकि मैं इस हक़ में नहीं था कि मरकज़ में जब आपके पास सादा अक्सरियत भी नहीं मिलने दी गई और जो अरेंजमेंट किया गया, जो सहूलतकारी फैज़ हमीद साहब की बाकियात ने 8 फरवरी को भी फ्राहम की नतीजा बनाने में, तो वो सारी चीज़ों को होते हुए हमें हुकूमत में नहीं मरकज़ में आना चाहिए, मगर बन गई। तो चले, उन्होंने एक कोशिश की है कि कुछ बेहतर हो सके, तो कोई इशारे बेहतर आना भी शुरू हुए हैं। मैं नहीं कहता कि हर चीज़ दुरुस्त हो गई या हो जाएगी, मगर उसकी उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है। ये एक बेहतर, हाँ, उनको सज़ा ज़रूर अदारों के लोगों को जो पॉलिसी साज हैं मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, जिन्होंने एक फलते फूलते पाकिस्तान को ब्रेक किया सिर्फ नवाज शरीफ दुश्मनी में और किसी के इश्क में मुब्तला होकर 2018 के नताइज बदल के किसी को हुकूमत में ला खड़ा किया और उसने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान को। ये तो ज़रूर कम अज़ कम होना चाहिए कि जिन्होंने अच्छा किया है उनको जज़ा नहीं दे सकते, तो कम अज़ कम जो उन पे इल्ज़ामात हैं, गलत इल्ज़ामात हैं, बेगुनाह होते हुए इल्ज़ामात है, वो कम अज़ कम वापस लिए जाएं। और जिनको 62-63 पर पूरा उतरते हुए सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाना मजबूरी थी आपकी या ज़रूरत थी आपकी, आपने दिलवा दिया। आज कम अज़ कम लब कुशाई उनके मुतल्लिक़ तो करें जब 190 मिलियन पाउंड वो खाने का साबित कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपका मानना ये है कि यहाँ पे 2/3 अक्सरियत हो तो उस हुकूमत का पता नहीं चलता कि कैसे 5 साल पूरे करेगी, ये यकीन नहीं होता है। तो यहाँ तो सादा अक्सरियत भी नहीं है, तो आपकी राय में तमाम मुश्किलात हुकूमत की दूर नहीं हुई हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड।
व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका के तमाम मगरबी इत्तेहादियों के साथ भारत भी परेशान दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली की ख्वाहिश है कि किसी तरह नौमुंतखब अमरीकी सदर को राम किया जा सके और भारत को वॉशिंगटन की कड़ी पॉलिसियों की जद से बचाया जा सके। मोदी सरकार इस वक्त एक मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। वॉशिंगटन में ट्रंप की आमद के बाद भारत को 3 अहम चैलेंजेस का सामना है। पहले नंबर पर अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लाखों की तादाद में भारतीय शहरियों की जबरदस्ती वापसी। दूसरे नंबर पर भारतीय अशिया पर अमेरिका में पाबंदियों का निफाज। तीसरे नंबर पर चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी। नरेंद्र मोदी बखूबी आगाह हैं कि अगर ट्रंप इंतजामिया के साथ हालात की बेहतरी मुमकिन ना हो सकी तो मुश्किलात में इजाफा होगा और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तौर पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कमी बर्दाश्त करने की अहल नहीं है। सूरत हाल की कशीदगी को देखते हुए नई दिल्ली अमेरिका में मुकीम अपने हजारों शहरियों को वापस बुलवाने के लिए भी आमादा है। इस सिलसिले में 18,000 भारतीयों की शनाख्त की गई है जिनको वतन वापस लाया जाएगा। बात सिर्फ 18,000 भारतीयों तक महदूद नहीं है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक अमेरिका में गैर कानूनी शहरियों की कुल तादाद 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच चुकी है और भारत से ताल्लुक रखने वाले गैर कानूनी भारतीय अमेरिका में एल सल्वाडोर और मेक्सिको के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। गैर कानूनी भारतीय शहरियों की कुल तादाद 7,50,000 थी जो गुज़श्ता 2 साल में बढ़ चुकी है और कहा जा रहा है कि कुल तादाद 10 लाख अफराद तक भी हो सकती है। गैर मशरूत तौर पर 18,000 भारतीय शहरियों की वापसी का प्लान ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जहां तक नौमुंतखब सदर ट्रंप की ट्रेड और टैरिफ पॉलिसियों के निफाज की बात की जाए तो मोदी सरकार के लिए भारतीय अशिया पर पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल अमल दिखाई दे रहा है। अमेरिका और भारत के माबैन मुश्तरका तिजारती हुजम साल 2023-24 में $118 बिलियन था, जिसमें भारत ने $32 बिलियन तिजारती सरप्लस पोस्ट किया था। तिजारती सरप्लस इस अमर को जाहिर करता है कि ट्रंप भारत से दरामदात पर टैरिफ का निफाज करेंगे और इससे कबल वो बहुत वाज़े अल्फाज में इसका इंदिया भी दे चुके हैं। ट्रंप भारतीय दरामदी टैक्सों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कह चुके हैं कि भारत में अमरीकी कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और तमाम बड़े ममालिक में भारत गैर मुल्की मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। ब्रिक्स के तनाजुर में बात की जाए तो भारत ब्रिक्स के बानी ममालिक में शामिल है और मौशी तंजीम की तजारती पॉलिसियां भी भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। भारत डॉलर के मुकाबले में ब्रिक्स ममालिक की अलग करेंसी की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ट्रंप ब्रिक्स ममालिक से दरामदात पर 100% ड्यूटीज लगाने की धमकी दे चुके हैं और अगर किसी सूरत में ब्रिक्स ट्रेड को डी डॉलराइज करने के मंसूबे में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो भारत को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। भारत के लिए ब्रिक्स में शमूलियत जारी रखना भी मुश्किल अमर बन जाएगा। तीसरा चैलेंज, अमेरिका चीन ताल्लुकात की बेहतरी भी भारत के लिए बाइस से तशवीश बन सकती है। गुज़श्ता दिहाई से जारी वॉशिंगटन की खारजा पॉलिसी को अगर देखा जाए तो अमेरिका भारत के साथ ताल्लुकात को चीन के लेंस से देखता है। अमेरिका ने भारत को चीन के मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की और दोनों ममालिक के दरमियान कुर्बत की सबसे बड़ी वजह चीन की मुखालफत थी। भारत की पूरी कोशिश है कि चीन के बारे में ट्रंप के नुक्ता नज़र पर गैर यकीनी को दूर किया जा सके, मगर अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। ट्रंप की तरफ से चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग को हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी, जबकि ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे ये कहा जा सके कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को भी कोई ऐसा दावतनामा मिला हो। चीनी सदर की जगह नायब सदर ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की, जबकि अमेरिका की तरफ से भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को तकरीब में शिरकत का दावतनामा जारी किया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की कोशिश थी कि हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद सदर ट्रंप के साथ एक मुख्तसर मुलाकात हो सके, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। अलबत्ता उनकी मुलाकातें नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ तक महदूद रहीं।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातों के बाद मगरबी मीडिया ज़राए ये भी रिपोर्ट करना शुरू हो गए कि अमरीकी और भारतीय ओहदेदार फरवरी में ट्रंप और मोदी की मुलाकात के लिए कोशां हैं, मगर हतमी तौर पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज भारत दो कश्तियों का सवार है। एक तरफ भारत ब्रिक्स ब्लॉक के जरिए चीन रूस पॉलिसी का शराकतदार है और दूसरी तरफ वॉशिंगटन में ट्रंप की वापसी के बाद तब्दील होती हुई अमरीकी पॉलिसियों का सामना है। ट्रंप अगर चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात करने का फैसला करते हैं तो भारत के लिए परेशानियां मजीद बढ़ जाएंगी। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.